वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ा रहा हूँ। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में हम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं कहाँ से आई हैं? क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्रियाकलाप 1। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपना इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? 2। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी यानी पानी के अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ अन्य सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आपको कक्षा 6 और 7 में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये कुछ चित्र दिए हैं उन्होंने। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो गाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण में स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा के उर्वरक की वृद्धि में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव एक कोशीय हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, जबकि कुछ हानिकारक हैं और जीवों में रोग के कारक हैं। दही से ब्रेड का बनना। क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं। जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक जीवाणु सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है एवं दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों
के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस में बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग पर आधारित है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। दोस्तों, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट एवं अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन एवं फर्मेंटेशन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन या इंजेक्शन देते हैं तथा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार के औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु एवं कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों के बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। दोस्तों, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि भाई सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। भाई यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करती हैं। इस प्रकार टीका, वैक्सीन का कार्य करता है। हैजा, यक्ष, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों की रक्षा करने के लिए टीके, वैक्सीन लगाने दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए
आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो आदि देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिनमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। दोस्तों, अपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहली बोझों ने अपने और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों की पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय के बाद उसका विघटन होने के बाद ही खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बोझ जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच के खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। इससे एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमले की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अवगठन हो गया है। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। यह इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला ए बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सके। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं के द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। दोस्तों, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य के रोगकारक सूक्ष्म जीव। दोस्तों, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वसन द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। ये मक्खी फिर बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लिन्स मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रोका नहीं रहने देना चाहिए।
कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया में फैलने से रोका जा सकता है। क्षय रोग, जीवाणु संचरण का तरीका है वायु, बचाव है रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रखना तथा उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। खसरा में वायरस के कारण होता है और इसका संचरण है वायु। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, इसका संचरण है वायु या सीधे संपर्क। पोलियो वायरस से होता है, उसका संचरण है वायु अथवा जल। हैजा का रोग का जो जीवाणु है वो सूक्ष्म जीव है जीवाणु और इसका संचरण है जल या भोजन। और टाइफाइड का रोग का सूक्ष्म जीव है जीवाणु और इसका संचारण का तरीका है जल। और इससे बचाव है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए वायरस, इसका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो वायरस है और इसका जो वाहक है जल है और इसका बचाव है उबले एवं पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका वाहक है मच्छर और इससे बचाव है मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें। मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग उनके फैलने से रोकने के कुछ तरीके इस तालिका में दिखाए गए थे। सूक्ष्म जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीवी केवल मनुष्य एवं पौधों के रोग के ही कारक नहीं है वरन दूसरे जंतुओं में भी रोग के उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एथ्रेंस मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधे में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव। दोस्तों, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पादप, नींबू कैकर सूक्ष्म जीव है जीवाणु और संचरण का तरीका है वायु। चित्र इसका दिखाया गया है। गेहूं का रस्ट, इसका सूक्ष्म जीव है कवक और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। पादप रोग में भिंडी का पीत है, सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण का तरीका है कीट और चित्र इसका दिखाया गया है। खाक विषाक्त। दोस्तों, बोझों ने अपने मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे बमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण। दोस्तों, अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर एवं परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग एवं अपने घरों में हम करते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म जीवों से बचाव का उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। दोस्तों, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक तथा अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम
मेटा बाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित करने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी का द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित करने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक का एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ये प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे, सब्जियां अभी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोस्तों, आपने कक्षा 6-7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों एवं आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे जिसका उपयोग मिट्टी में से जड़तंत्र द्वारा करते हैं, इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर हो जाती है। दोस्तों, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंख से दिखाई नहीं देते हैं। ये बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों एवं मरुस्थलों के दलदल तक हर प्रकाश के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इसके अलग से हैं, इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप एवं जंतु के गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल में वाणिज्यिक उत्पादन में के उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों एवं ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी की स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी के में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेषण जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्वचन वायुमंडल में होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल नाइट्रोजन एवं जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे द्वारा अवशोषण जंतुओं के द्वारा पौधों का खाना उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और लास्ट में ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।